Hey guys, welcome back to the channel The Alpha Banker. My name is Chirag Chopra. I am currently working as Deputy Branch Manager in a public sector bank, and along with that, I have also cleared CAT 2016 with an overall percentile of 97.52. So guys, from today at the Alpha Banker हम ये सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है द प्रोपेलर। इस सीरीज में हम टारगेट करेंगे वो सेक्शन हमको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स में 4 से 5 मिनट में अराउंड 10 से 15 नंबर गेन करने के लिए। आइए चेक करते हैं सबसे पहले इस सीरीज में हमको कौन कौन से टॉपिक है जो कवर करेंगे। सो गाइस, ये वो मेजर टॉपिक्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इन टॉपिक्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है? इन टॉपिक्स की खासियत ये है कि ये हमेशा 5-5 के सेट्स में आते हैं। तो इसका मतलब अगर हमने इन टॉपिक्स को एक्सेल कर लिया तो हमको मिलेंगे डायरेक्टली 5 नंबर, और प्रीलिम्स में आते हैं इस टाइप के एटलीस्ट 1 से 2 सेट्स। मतलब अगर हमने इन 5 टॉपिक्स को कवर कर लिया तो हमारे 10 से 15 नंबर एग्जामिनेशन में फिक्स है। मतलब 35 में से 10 से 15 नंबर आप श्योरली स्कोर करेंगे। तो आइए चेक करते हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स। सी, इसमें से फर्स्ट टॉपिक है लीनियर क्वालिटी इक्वेशंस, जिसको हमने आज पिक करा है। इसका सेकंड टॉपिक रहेगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। थर्ड टॉपिक है कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस। कंपैरिजन टाइप क्वेश्चंस में कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? इसमें होते हैं क्वांटिटी 1 एंड क्वांटिटी 2 टाइप के क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन या मेंस के क्वेश्चन पेपर चेक करे होंगे, अगर नहीं तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होते हैं ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन। इसमें एक पूछा जाता है क्वेश्चन क्वांटिटी 1, एक होता है क्वांटिटी 2, नीचे कुछ ऑप्शंस होते हैं वेदर क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2, या इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। सो आई होप कि अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चेक करे होंगे तो आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टाइप के क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिले होंगे। अगर फिर भी नहीं तो इसमें उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि ऊपर होता है कि स्टेटमेंट गिवन होता है और नीचे होता है स्टेटमेंट 1 और होता है कि स्टेटमेंट 2। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस स्टेटमेंट का आंसर हमको स्टेटमेंट 1 से मिलेगा या 2 से मिलेगा, या 1 और 2 दोनों को कंबाइन करके मिलेगा, या दोनों को कंबाइन करके भी नहीं मिल सकता। और लास्टली आता है हमारा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होता है? नंबर सीरीज में आपने मोस्ट प्रॉब्ली देखे होंगे, फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें होते हैं ऐसा टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि इसमें एक नंबर सीरीज दी होती है 1, 2, 3, 4 और पूछा जाता है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। इसमें आते हैं 2 टाइप के क्वेश्चंस। ये होगा एक मिसिंग नंबर, इसमें हमको फाइंड करना है नेक्स्ट नंबर। जैसे हम कहेंगे 1, 2, ये +1 +1 +1, तो नेक्स्ट क्या आएगा? 4 + 1 दैट इज 5। इसमें होता है एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें होता है रॉन्ग टाइप। उसमें होता है फर्स्ट टर्म जैसे 1, 2, 3 और 5। इसमें क्या होगा? यहाँ हो रहा है +1, यहाँ हो रहा है +1 और देखिए यहाँ हो रहा है +2। इसका मतलब ये वाला टर्म गलत है। मतलब यहाँ पे होना चाहिए था +1 के साथ 4, यहाँ है 5, तो ये आ गया रॉन्ग। सो गाइस, अपने प्रोपेलर सीरीज में हम कवर करेंगे ये सारे के सारे टॉपिक्स, एंड दैट टू हम कोशिश करेंगे कि इनमें से हर टॉपिक के हम कवर करें एटलीस्ट 50 to 80 क्वेश्चंस। मतलब 50 से 80 क्वेश्चन हम कवर करने का ट्राई करेंगे हर टॉपिक से। और हम द अल्फा बैंकर में कोशिश करेंगे अपनी साइड से कि आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सके, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कर सके। और इसी के साथ गाइस, जो हमने अपना नया एडिशन करा है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो अब से हर टाइप के टॉपिक में वैलिड रहेगा। दैट इज हम जिस भी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐड करेंगे अपनी स्लाइड्स में और सॉल्व करके देखेंगे, चेक करेंगे कि हमने जितना पढ़ा वो अभी तक वैलिड हो पाएगा उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे कि नहीं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं आज का टॉपिक लीनियर क्वालिटी इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस कौन सी इक्वेशंस होती है? तो हर इक्वेशन जिसमें हमें जिस भी टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है उसकी पावर हो 1। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ मैं सबसे पहले देखूंगा x की पावर। x की पावर क्या है? अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे x की पावर हो गई 1। x की पावर 1 वाली हर इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ओके, अब वहीं हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन से होते हैं? वो हर इक्वेशन जिसमें हमको x की पावर मिलेगी 2। जैसे मान के चलिए अगर हमारा इक्वेशन होता है x² - 4 = 0, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? यहाँ पे x की पावर है 2। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक फॉर्मूलाज क्या है और उसी के साथ क्या है वो छोटी मगर मोटी बातें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का होता है एक बेसिक मेथड। वो होता है, हम हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक मेथड लिखते हैं ax² + bx + c = 0। सी, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बेसिक इक्वेशन जिसमें x² का कोफिशिएंट है a, ऐसे ही x का कोफिशिएंट है b, कांस्टेंट टर्म है c। तो इसमें बेसिकली 2 चीजें फाइंड करनी होती हैं। एक होता है सम ऑफ रूट्स को मैं लिख रहा हूँ SR। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को मैं लिख रहा हूँ PR। अगर मैं सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो इसका फॉर्मूला सिंपल होता है, जो भी होता है x का कोफिशिएंट उसका लिखेंगे हम नेगेटिव अपॉन जो भी होगा x² का कोफिशिएंट। मतलब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? सम ऑफ रूट्स हो जाएगा -b/a। ओके, मतलब जो भी है x का कोफिशिएंट का नेगेटिव अपॉन x² के कोफिशिएंट। ओके, वहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन x² का कोफिशिएंट। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो गया c/a। ओके,
अगर आपने ये दोनों फॉर्मूला याद कर लिए तो इसका मतलब आपका पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बहुत ही फ्लूइड तरीके से करेंगे, बहुत ही फ्लो में कर पाएंगे। और यहाँ करिए इस वीडियो को पॉज, याद करिए ये दोनों फॉर्मूला और चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं थ्रू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 and equation 2 are given. You have to solve both the equation and give answer as if x is greater than y then a, x is greater than equal to y then b, x is less than y then c, x is less than equal to y then d, और x और y अगर इक्वल होंगे या उन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो हम मार्क करेंगे ई। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्वेश्चन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है तो आप कैसे मुझे बताएंगे? तो आप चेक करेंगे सबसे पहले x की पावर और y की पावर, अगर इन दोनों की पावर 1 है तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन, अगर 2 है तो हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ हम देखें तो दोनों की पावर है 1, इसका मतलब ये हो गई लीनियर इक्वेशन। देखिए अगर मैं आपको एक लेमैन की भाषा में बोलूं तो अगर अगर आपको दो इक्वेशन दी है 5x + 6y = 21 और 4x + 5y = 11, तो इन क्वेश्चन को अगर किसी भी लेमैन की भाषा में सॉल्व करें तो क्या करेंगे? तो हमको क्या करना है, पहले करना है हमको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड, और दूसरी बात करना है हमको इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। अगर हम करके देखें तो यहाँ ऐड करेंगे तो 5x + 4x हो जाएगा 9x, वही 6x + 5x हो जाएगा 11x। तो ये करेंगे 5x + 4x हम करेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा 9x + 11y = हमारा क्वेश्चन हो जाएगा एक 21 + 11 होता है 32। वहीं हम अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा इनमें 5x - 4x हो जाएगा x और 6x - 5x हो जाएगा प्लस y = 21 - 11 हो गया 10। मतलब x + y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10। तो हम यहाँ करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट इस इक्वेशन में। तो x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 10 - y, हम कर देंगे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। तो हम यहाँ पे करेंगे x की जगह लिखेंगे हम 10 - y, हम लिखेंगे 10 - y, आगे इक्वेशन क्या थी प्लस 11y = 32। ठीक है, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे 90 - 9y + 11y = 32। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 11y - 9y, तो ये हो जाएगा 2y, और वहीं ये इस तरफ हो जाएगा 32 - 90 जो कि होता है 58। y की वैल्यू आ गई हमारे पास -58/2, इसका मतलब कट करेंगे तो ये आ जाएगा -29, इसका मतलब y की वैल्यू आ गई हमारे पास -29। और जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा तो हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? हमारी इक्वेशन बनी थी x + y = 10। तो हम इसमें सीधा पुट करेंगे y की वैल्यू 29, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x - 29 = 10। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 10 + 29 दैट इज 39। ठीक है, अगर हम इन दोनों को चेक करें तो x की वैल्यू है पॉजिटिव, y की वैल्यू है नेगेटिव। तो हमको बाकी कुछ चेक करे बिना यही समझ आ गया कि y की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब क्वेश्चन में आंसर हम मार्क करेंगे x इज ग्रेटर देन y। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि हम यहाँ पे x की पावर है 2। तो आइए चेक करते हैं और देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन पिक करें तो उसमें हमको क्या करना होता है? हमको मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म और x² का कोफिशिएंट। मतलब अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 20 × 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा हमारा 40। इसके बाद हम देखते हैं कांस्टेंट टर्म का साइन। ठीक है, तो जब भी हम ये देखेंगे कि यहाँ पे है कांस्टेंट टर्म का आगे का साइन पॉजिटिव, तो हमको बनाना है ये जो b आएगा, मतलब ax² + bx + c में जो b है वो हमको ऐसे फाइंड करना है कि दो नंबर का सम बने। वहीं अगर कांस्टेंट टर्म का साइन आगे का है नेगेटिव, हमको ये वाला जो बी टर्म है वो ऐसे बनाना है कि दो टर्म का माइनस करके दो टर्म का सब्ट्रैक्ट करके आ जाए फॉर्म में। जैसे हमने यहाँ पे चेक करा तो 20 × 2 करा, मतलब हम करेंगे कांस्टेंट टर्म इंटू x² का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यहाँ आ गया 40। और यहाँ पे हमने चेक करा यहाँ पे आगे का साइन क्या है पॉजिटिव। हमको मतलब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन हो जाए 13। ठीक है, अगर हम 40 के फैक्टर्स फाइंड करें तो 40 के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 8, एक होता है 5, और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा 13। मेरे जो दो नंबर्स हैं जो मुझे फाइंड करने थे वो है 8 और 5। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं तो मैं कैसे फाइंड करूंगा? मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे 8 और यहाँ लिखूंगा 5। यहाँ पे है बी का, अगर मैं आगे का साइन देखूंगा तो वो है पॉजिटिव, तो मैं इन दोनों को रहने दूंगा पॉजिटिव। इसके बाद मैं करूंगा इन दोनों के साइंस चेंज, मतलब अगर अभी ये दोनों पॉजिटिव थे, अगर मुझे +13 फाइंड करना था तो मुझे +8 और +5 को प्लस कर ऐड करना था। ठीक है, तो मतलब अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन से हमको मिला आंसर +8 और +5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इन दोनों के साइंस को रिवर्स, मतलब इसको करेंगे -8 और इसको करेंगे -5, और इसके बाद करेंगे इन दोनों को ही x² के कोफिशिएंट से डिवाइड। मतलब इसके दो रूट्स क्या आएंगे? इसके दो रूट्स आएंगे -8/2 और दूसरा रूट क्या आएगा -5/2। मतलब x के अगर मैं दो रूट्स फाइंड करूं -2.5 और दूसरा आंसर आ गया इसका -4। x की मेरी दो रूट्स आ गए हैं, x का एक रूट आया है -4 और दूसरा आ गया है -2.5। और उसी प्रोसेस में फाइंड करूंगा इस इक्वेशन के रूट्स से। मैं तो सबसे पहले मैं करूंगा 10 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, मतलब कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x
y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो 10 into 3 हो गया 30। अब इसके बाद मैं देखूंगा कांस्टेंट टर्म का आगे का साइन क्या है, कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन है नेगेटिव। इसका मतलब मुझे ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका माइनस करके मेरे पास आ जाए इसका कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1। तो मुझे क्या लाना है, ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिनका प्रोडक्ट हो 30 और उनका डिफरेंस हो 1। 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 30 के फैक्टर्स होते हैं 6 और 5। तो क्या मैं चाहूं तो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 3y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 6y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे ये वाला जो हमारा टर्म है दैट इज 5 माइनस 6, ये वाला जो हमारा टर्म है ये हमारी ये दो रूट्स ही है, ठीक है। इसका मतलब हमको ये दोनों चीजें मिल गई, दैट इज 5 माइनस 6। तो यहाँ पे हम वही चेक करेंगे, यहाँ पे हम इनको फाइंड करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड करा था। यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखेंगे सेम साइन के साथ, एक हमारा आया आंसर 5, दूसरा आया हमारा माइनस 6। अब हम करेंगे इनके साइंस को रिवर्स, मतलब 6 माइनस 6 को करेंगे प्लस 6 और वही 5 को करेंगे हम माइनस 5। डिवाइड करेंगे इनको y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, दैट इज यहाँ पे है 3। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इन दोनों को 3 से। तो हमारे y के रूट्स को अगर मैं डेसिमल में फाइंड करूँ तो क्या आएगा, माइनस 5/3 कितना होता है, माइनस 5/3 होता है 1.67, 1.6 लिख लेते हैं, ऐसे 6/3 होता है 2, ठीक है। अगर मैं इसको क्लियर आउट करके फिर से लिखूं तो अब सबसे मुश्किल चीजें स्टूडेंट्स को क्या लगती हैं, वो लगती है इन दोनों को कंपेयर करना। मतलब यहाँ तक तो लोग इजीली आंसर फाइंड कर भी लेते हैं, और सबसे मुश्किल होता है इनको कंपेयर करना। तो इनको सबसे ईजी तरीका क्या है इनको कंपेयर करने का, तो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि आप लिखिए सबसे पहले ये जो आपके दो रूट्स आए, पहले रूट को लिखिए 2 बार, दूसरे रूट को लिखिए 2 बार। मतलब मैं यहाँ लिखता हूँ x, यहाँ मैं लिखता हूँ y, मैं लिखता हूँ पहले रूट को 2 बार दैट इज -4, वहीं दूसरे रूट को लिखता हूँ 2 बार, और y के रूट्स को लिखता हूँ एक बार। मतलब यहाँ मैं लिखूंगा -1.6, यहाँ लिखूंगा 2, यहाँ लिखूंगा -1.6, यहाँ लिखूंगा 2। देखिए अगर आप ये प्रोसेस चेक करें तो हमने सारे के सारे हमारे जो डेटा है वो पूरा का पूरा कंपेयर हो रहा है यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों में से देखें तो -1.6 बड़ा है कि -4 बड़ा है, अगर हम नंबर लाइन पे भी चेक करेंगे तो अभी बड़ा है हमारा -1.6। अब वैसे ही 2 बड़ा है कि -4 बड़ा है, तो 2 है पॉजिटिव, -4 है नेगेटिव, तो यहाँ बड़ा है हमारा 2। अब वैसे ही -1.6 बड़ा है कि -2.5 बड़ा है, यहाँ बड़ा है हमारा -1.6, और यहाँ 2 है हमारा पॉजिटिव, तो बड़ा है 2। मतलब इस क्वेश्चन के बाद हमें पता चला कि डायरेक्टली सारे के सारे जो साइंस हैं वो सब में पता चल रहा है कि y बड़ा है x से, तो हम डायरेक्टली इसका आंसर मार्क करेंगे y इज ग्रेटर देन x। ओके, आई होप गाइस कि आपको समझ आया होगा कि अभी तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने कैसे सॉल्व करा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0, 5y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। सी गाइस, अगर आप मुझसे पूछें कि इस इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसका आंसर देखते ही बोल सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर है नो सॉल्यूशन। मतलब मैं मार्क करूंगा इसका आंसर नंबर ई, जो था नो रिलेशन। तो मैं कैसे इन दोनों इक्वेशंस को देखते ही बोल पाया कि इन दोनों इक्वेशन में कोई रिलेशन ही नहीं है। देखिए आइए समझते हैं वही चीज। सबसे पहले हमको क्या देखना था, सबसे पहले हम अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के हमको देखने हैं यहाँ पे साइंस, ठीक है। कांस्टेंट टर्म के साइन है माइनस, ठीक है। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। दो हमारे इनके रूट्स होते हैं, एक रूट होता अल्फा, एक रूट होता अगर बीटा, और अगर उन दोनों का प्रोडक्ट आया है नेगेटिव, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को होना पड़ेगा नेगेटिव और दूसरे को होना पड़ेगा पॉजिटिव, तभी दो चीजों का प्रोडक्ट आएगा नेगेटिव, ठीक है। तो इससे हमको क्या समझ आया, इससे हमको समझ आया कि इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे अल्फा 1 अगर मैं मानूं और इसका एक दूसरा मानूं बीटा 1, तो इनमें से एक होगा नेगेटिव और एक होगा पॉजिटिव। वहीं अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो इस इक्वेशन में भी है कांस्टेंट टर्म माइनस, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है नेगेटिव। अगर मैं इसके रूट्स मानूं अल्फा 2 और बीटा 2, तो इस इक्वेशन का भी एक रूट हो गया नेगेटिव, एक रूट हो गया पॉजिटिव। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होता है तो उनमें से एक चीज, तो अगर मैं फाइंड करूंगी 2 into 2 क्या होगा, तो 2 into 2 हमेशा आएगा हमारा 4। फाइंड करूं -2 into -2, तो -2 into -2 भी कितना आता है, वो आता है 4। मतलब अगर मेरे दोनों टर्म्स या तो पॉजिटिव हैं या दोनों टर्म्स अगर नेगेटिव हैं, तो मेरा हमेशा प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव। तो मुझे मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 2 को करना पड़ेगा माइनस और दूसरे 2 को करना पड़ेगा पॉजिटिव। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -4। इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट में अगर किसी भी एक टर्म को चाहिए नेगेटिव मुझे, तो उनमें से एक को होना पड़ेगा नेगेटिव। प्रोडक्ट का साइन क्या आगे का नेगेटिव, तो नेगेटिव लाने के लिए एक रूट हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। इस इक्वेशन में भी सेम है, आगे का प्रोडक्ट का साइन है नेगेटिव, एक रूट हो गया इसका नेगेटिव, एक रूट हो गया इसका पॉजिटिव। ओके, अब अगर हम कंपेयर करें, अगर मैं इसके पॉजिटिव रूट को चेक करूं तो इसका पॉजिटिव रूट इसके नेगेटिव रूट से तो 110% बड़ा होगा। वहीं अगर मैं इस इक्वेशन के रूट की बात करूं तो इसका पॉजिटिव रूट इसके नेगेटिव रूट से होगा बड़ा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस की अगर मैं दो रूट फाइंड करूंगा तो उसमें से एक रूट होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, एक होगा पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा जैसे हमने पिछले इक्वेशन में लिखा था, यहाँ फर्स्ट को मैं लिखूंगा 2 बार,
सेकंड को लिखूंगा मैं 2 बार, वहीं मैं फर्स्ट को लिखूंगा 1 बार, सेकंड। ठीक है, अगर मैं अब कंपेयर करूं तो y का एक रूट है पॉजिटिव, x का रूट है नेगेटिव, तो यहाँ हो गया y बड़ा। इस पोजीशन में बता नहीं सकता क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। इस पोजीशन में भी मैं नहीं बता सकता क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। वहीं अगर मैं यहाँ देखूं तो यहाँ हो गया x पॉजिटिव, यहाँ हो गया y नेगेटिव, तो यहाँ हो गया x बड़ा। मतलब एक बार हमको पता चल रहा है कि हो रहा है y बड़ा, एक बार हो रहा है x बड़ा। इसका मतलब हम इन दोनों में परफेक्ट रिलेशन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसका कांस्टेंट टर्म का जो आगे का साइन होगा वो होगा नेगेटिव, दोनों इक्वेशंस का मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करूंगा ई, दैट इज नो रिलेशन। ठीक है, आइए बढ़ते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन है जहां तक मुझे याद आ रहा है तो ये बीओबी 2016 या बीओबी 2017 के पीओ एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो आइए चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। x टू द पावर 12/7 अपॉन 16 इज इक्वल टू 49 अपॉन x टू द पावर 2/7। तो x टू द पावर 2/7 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तो आंसर कितना आएगा? आंसर मेरा आएगा x टू द पावर 12/7 प्लस 2/7। पावर्स हो जाती है ऐड हमेशा मल्टीप्लिकेशन में, और इधर में अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 49 इंटू 16। ओके, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब मैं यहाँ फाइंड करूंगा तो 12/7 प्लस 2/7 कितना हो गया? 14/7। 14/7 कितना होता है? मतलब x की पावर 2। x की पावर 2 कितनी आ गई मेरी? 49 इंटू 16। तो मतलब अगर मैं x के रूट फाइंड करूंगा तो यहाँ से रूट हटाऊंगा और यहाँ कर दूंगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा, ये होता है 7 का स्क्वायर और वही होता है, ये होता है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगा 7 इंटू 4। और हमेशा याद रखिए जब भी हम खोलते हैं स्क्वायर रूट तो आगे हमेशा लगाते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे, इसका मतलब आंसर कितना आ गया? x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 28। ओके, ये रही x की वैल्यू। y की वैल्यू 31/7 इंटू y टू द पावर 4/7 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 324 इंटू y टू द पावर 3। तो अगर मैं y टू द पावर 3 को यहाँ पे कर दूं डिवाइड y टू द पावर 3 और यहाँ पे कर दूं, मैं यहाँ ले जाऊं मैं 9 को नीचे, मैं सॉल्व करूं तो y टू द पावर 31/7 इंटू y टू द पावर 4/7 कितना हो जाएगा? y टू द पावर 31 प्लस y टू द पावर, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, अगर मैं पावर में y टू द पावर 31/7 प्लस 4/7 माइनस 3, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में हमेशा होती है पावर्स ऐड और डिवीजन में हमेशा होती है पावर माइनस। यहाँ y क्यूब नीचे था, y टू द पावर 3 नीचे था, तो y की पावर हो गई -3। ठीक है, अब मैं इसको देखूं तो y टू द पावर 31 प्लस 4 कितना होता है? 35। 35/7 कितना होता है? 5। तो यहाँ पे कितना होगा? y टू द पावर हो गया 5 माइनस 3, तो y टू द पावर 5 माइनस 3 कितना होता है? y टू द पावर 2। ठीक है, और ये क्वेश्चन किसका गिवन है? ये इक्वल है 324/9। तो अगर मैं यहाँ पे इसको करूंगा डिवाइड तो ये मेरा जाएगा एग्जैक्टली 36 टाइम्स। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन है y टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36। तो मैं वही यहाँ पे स्क्वायर हटाऊंगा, यहाँ करूंगा अंडर रूट, और 36 किसका रूट होता है? 36 रूट होता है 6 का, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्लस माइनस ऑफ 6। तो ये क्वेश्चन देखिए और इन x और y के रूट्स देखिए। क्या आपको पिछला क्वेश्चन याद आ रहा है लास्ट वाला, जिसमें x का एक रूट था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव, वही y का रूट एक था पॉजिटिव, एक था नेगेटिव। तो हमने क्या आंसर मार्क करा था? हमने आंसर मार्क करा था ई, दैट इज नो रिलेशन, बिकॉज यहाँ का x का पॉजिटिव रूट y के नेगेटिव रूट से बड़ा है, वही यहाँ पे y का पॉजिटिव रूट x के नेगेटिव रूट से बड़ा है। इसका मतलब हम कोई भी एक कॉन्क्रीट रिलेशन नहीं फाइंड कर सकते इन दोनों में, इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी एसबीआई पीओ 2016 में, क्वालिटी इक्वेशन। तो इसके चेक करते हैं रूट्स। तो रूट चेक करने से पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले हम करेंगे इसके कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई इसके एक्स स्क्वायर के टर्म से। कांस्टेंट टर्म है 42, एक्स स्क्वायर का टर्म है 1, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा? 42। अब हम 42 का आगे का फैक्टर देखेंगे, 42 को आगे का साइन देखेंगे जो है पॉजिटिव, मतलब हमको ऐड करके दो टर्म ऐसे निकालने हैं जिन दोनों का एडिशन आ जाए 5√7। तो आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है √7 या √5, मतलब जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा स्क्वायर रूट वाला, तो आपको डरना नहीं है बल्कि खुश हो जाना है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज्यादा इजी। तो आपको करना होता है ये उसमें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है तो स्क्वायर रूट में 7, तो आपको करेंगे स्क्वायर रूट के 7 का आप करेंगे स्क्वायर, मतलब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 के साथ ही, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। तो हमारा 7 आंसर आ गया। अब हम करेंगे डायरेक्टली इसको 42 को 7 से डिवाइड, मतलब हम 42 बाय करेंगे 7, 42/7 कितना आ जाएगा? 6। तो अब हमको 42 के रूट्स फाइंड ना करते हुए अब हम फाइंड करेंगे जस्ट ओनली 6 के रूट्स, मतलब हम 6 के रूट ऐसे फाइंड करेंगे जिनको ऐड करके हमारा आ जाए आगे का 5। 6 के अगर हम दो रूट्स फाइंड करें जिसको ऐड करके हमारा 5 आ जाएगा, तो वो क्या है? वो है 2 और 3। देखिए ये प्रोसेस आपको कितना इजी लगने लगेगा। तो अगर मैं 5√7 फाइंड करना है मुझे, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक √7 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में और दूसरे √7 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में। देखिए अब मैं यहाँ पे दो रूट्स अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं बोलूंगा एक इसका आंसर आएगा 2√7 और दूसरा आंसर आएगा इसका 3√7। तो ये कितना इजी था इसको सॉल्व करना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं डायरेक्टली जो भी हमारा आंसर आता है उसको हम करते हैं रिवर्स।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आए दोनों पॉजिटिव, तो हम इसके आगे लगाएंगे माइनस साइन। इस इक्वेशन में एक रूट है -2√7 और दूसरा रूट है -3√7। ओके गाइस, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब फाइंड करते हैं हम अपना सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में हम देखेंगे अपना कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्स स्क्वायर के टर्म से। तो कांस्टेंट टर्म है हमारा 56, वाई स्क्वायर का हमारा कोफिशिएंट क्या है 1, तो इन दोनों का टर्म का आंसर कितना आ जाएगा 56। और जैसे कि हमने बात करी पिछले इक्वेशन में भी कि हम जो रूट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी से, मतलब उसको करेंगे स्क्वायर और उसको करेंगे इससे डिवाइड। तो ये 56/7 कितना होता है, 56/7 अगर हम काटेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 8। अब मुझे 8 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन हमारे पास आ जाए 6। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं लिख सकता हूँ 4 into 2। बिल्कुल, इसका मतलब इस इक्वेशन के दो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ रहे हैं, इसके हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अगर मैं यहाँ पे y की इक्वल लिखूं तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन क्या आएंगे हमारे पास, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में हम मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास फाइंड आया था, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे √7 का और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम √7 का। ओके, मतलब यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन क्या आ रहा है, हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन एक आ रहा है 4√7 और दूसरा हमारा सॉल्यूशन आ रहा है 2√7। अब हम आगे प्रोसीड करने से पहले क्या करते हैं, हम करते हैं इन दोनों को साइन रिवर्स। इसका मतलब y के रूट से आ गया, y का एक रूट आ गया -4√7 और दूसरा रूट आ गया -2√7। तो गाइस ये हमने लिख लिया उस तरीके से जिससे हमको करना है कंपेयर इसके रूट्स को। तो ये चेक करते हैं, -2√7 और -2√7 ये दोनों होगा इक्वल। अब -2√7 और -4√7 में बड़ा क्या है, -2√7। अगर मैं इन सारे टर्म्स का √7 ही काट दूं, वो क्योंकि इन सब में है कांस्टेंट, वो है इन सब में कॉमन, तो -2 और -4 में क्या बड़ा है, -2 और -4 में बड़ा है -2। वैसे -3 और -2 में क्या बड़ा है, -3 और -2 में बड़ा है -2 और -3 और -4 में क्या बड़ा है, -3 और -4 में बड़ा है -3। इसका मतलब यहाँ हमको फर्स्ट में मिला दोनों इक्वल, यहाँ मिला x बड़ा, यहाँ मिला y बड़ा, मतलब एक बार x बड़ा आया एक बार y बड़ा आ गया, मतलब हमको क्या मिला, हमको आंसर अपना मिल गया है यहाँ पे E, दैट इज नो रिलेशन। ओके गाइस, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया देन कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने फिर उसी टाइप से लिया है, स्क्वायर रूट वाला। तो आइए चेक करते हैं, हम वही देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो आंसर इसका कितना आएगा 80 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे √5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम √5 के साथ, तो आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आएगा इसका 5। तो हम यहाँ पे 80 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 16। तो अब हम 16 के ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि इसके आगे का मतलब 5 के जो आगे का है दैट इज 8 बन जाए हमारा। तो 16 के आगे 16 के फैक्टर्स अगर मैं दो फैक्टर करूं 4 into 4 तो क्या 8 बना लेंगे 4 + 4, बिल्कुल बना पाएंगे। इसका मतलब इसके हमारे सॉल्यूशन फाइंड करने में हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन फाइंड, अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूं तो 1 आ गई x की वैल्यू। इसमें हम इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फोर्स में √5 का, इसका मतलब हमारे सॉल्यूशन क्या आ गया 4√5 और दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया 4√5। और यहाँ पे हमको ऐसे फाइंड करना था कि इन दोनों का सम आए -8√5, मतलब हम यहाँ पे आगे लगा देंगे माइनस। ठीक है, मतलब हम हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आ रहा है कि -4√5 और -4√5 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -8√5। ठीक है, तो हम फाइनल रूट्स कैसे निकालते हैं, हम फाइनल रूट्स निकालते हैं इनका कर देते हैं इनके साइंस को रिवर्स, मतलब यहाँ माइनस को कर देंगे प्लस, यहाँ कर देंगे माइनस को प्लस, मतलब यहाँ पे x के रूट्स क्या आ गए, x का एक रूट आ गया 4√5, दूसरा रूट आ गया 4√5। वहीं अगर मैं y की बात करूँ तो y का कोफिशिएंट क्या है, इसका है 30। ठीक है 30, तो मैं वही करूंगा यहाँ पे √5 को मल्टीप्लाई करूंगा √5 के साथ, √5 into √5 करूंगा, तो √5 into √5 कितना होता है 5। तो यहाँ मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा 5 के साथ, तो 30/5 कितना होता है, 30/5 होता है हमारा 6। तो हम यहाँ पे 6 के अब ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करेंगे कि हमें इसके आगे का कोफिशिएंट मिल जाए दैट इज 5। तो 6 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 6 के मल्टीपल्स होते हैं 2 और 3। ठीक है, हमारी मतलब सॉल्यूशन क्या आ रहा है, एक आ रहा है 2 और 3 और इनके आगे लगा है माइनस, तो हम लगा लेंगे माइनस। ठीक है, और इसके आगे प्रोसेस क्या होता है, इसके आगे हम एक √5 मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, एक √5 मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, मतलब हमारे y आंसर क्या आ रहा है, अभी तक हमारा आंसर आ रहा है -2√5 और -3√5। अब अपने रूट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, रूट फाइंड करने के लिए हमको इनके साइंस करने हैं रिवर्स। तो इसका मतलब y के इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या है, इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं y = 2√5 और y = 3√5। ये लिख लिया हमने अपना कंपैरिजन टेबल जिससे हमको करना है कंपेयर। ठीक है, अभी मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ बिकॉज अगर आप अभी नए हैं तो आपको ऐसे समझ आएगा, बट इन क्वेश्चन आपको ऐसे नहीं करना है। इन एग्जामिनेशन आपको एग्जामिनेशन में आपको जल्दी से वहीं पे रूट्स देख के सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले √5 कॉमन है सब में, तो √5 को हम हटा देंगे। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 4 और 2 में से क्या बड़ा है, इनमें बड़ा है 4, 3 और 4 में क्या बड़ा है, इनमें बड़ा है 4, 2 और 4 में क्या बड़ा है, इनमें बड़ा है 4 और 3 और 4 में क्या बड़ा है, इनमें बड़ा है 4। इसका मतलब हमको आंसर क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन y। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने फिर लिया है एक लीनियर इक्वेशन। तो अब ये लीनियर इक्वेशन अगर मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूं तो आप करेंगे वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करा था, दैट मींस एक बार इनको ऐड करेंगे या इनके कोफिशिएंट बराबर करेंगे या इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। बट गाइस मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन का मेथड बताता हूं इनमें। देखिए, अगर मैं इसमें डायरेक्टली इक्वेशन फर्स्ट को ना उठाते हुए अगर मैं डायरेक्टली सेकंड इक्वेशन को पिक करूं और मैं इनमें कॉमन ले लूं 7 को,
तो अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, सामने क्या बचा इज इक्वल टू बचा 32। तो मतलब मेरे पास आंसर क्या आ गया, मेरे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 32/7। और 32/7 कितनी वैल्यू है, 30 बाई 7 इंटू 4 क्या होता है 28। मतलब ये वैल्यू कुछ 4 पॉइंट समथिंग आएगी, मतलब y माइनस 4 इज इक्वल टू 4 पॉइंट समथिंग होगा, कुछ 4 पॉइंट समथिंग आगे चलता रहेगा। इसका मतलब y और x का अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो x y से ऑलरेडी 4 पॉइंट समथिंग बड़ा है, तभी तो x माइनस वाई 4 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, मतलब हमको बिना सॉल्व करे विद ऑब्जर्वेशन हमको ये क्वेश्चन देख के समझ आ गया कि x और y का जो डिफरेंस है वो है पॉजिटिव, मतलब x बड़ा होना चाहिए y से। इसका मतलब ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने आता तो मैं इसको बिना पेन उठाए जस्ट ऑब्जर्वेशन के साथ आंसर मार्क कर देता, x इज ग्रेटर देन y। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ आई होगी ये चीज। ओके गाइस, ये फिर नया क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन फिर से आया है स्क्वायर रूट के साथ, पर आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 11, जो सॉल्व करना है बहुत ही मुश्किल। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम करते हैं कि जो भी हमारे पास स्क्वायर रूट होता है हम उसको कर देते हैं स्क्वायर, तो आंसर क्या होता है वो वैल्यू खुद आ जाती है हमारे पास। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 11 कितना होगा, वो होगा 11। तो हमको यहाँ पे 11 को डिवाइड करना होता है अपने c के कोफिशिएंट के, मतलब c की वैल्यू के साथ, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू के साथ। पर हम अगर मैं यहाँ पे 11 को 8 से डिवाइड करूंगा तो आंसर मेरे को कितना आएगा 8/11। मतलब इसको सॉल्व करना अब ड्रास्टिकली डिफिकल्ट हो गया है, अब जहां तक आप समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को। बट अगर मैं आपको ये चीज ना बोलती हूँ, अगर मैं आपको बोलूं कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इस क्वेश्चन को देखते ही बोल देता नो रिलेशन और मैं इसका आंसर मार्क कर देता ई, और अभी तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता। तो क्या आप मानेंगे? आइए चेक करते हैं कैसे। देखिए, जैसे हमने उस लास्ट क्वेश्चन में भी बात करी थी नो रिलेशन में, इनका है कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का साइन देखेंगे हम सबसे पहले। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, माइनस। इसका मतलब मैं वही फिर अगर इसके अल्फा और बीटा दो रूट्स मानूंगा, दो चीजों का प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, जब एक होती है नेगेटिव और दूसरी होती है पॉजिटिव। वही अगर मैं दूसरी इक्वेशन देखूं तो उसके भी कांस्टेंट टर्म का साइन आगे का है माइनस। इसका मतलब उसके भी रूट किससे होगा, इसका भी एक रूट हो गया नेगेटिव, एक हो गया पॉजिटिव। ठीक है, जब भी ऐसे रूट्स आते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूट्स आएंगे तो हम हमेशा क्या आंसर मार्क करते हैं, हमेशा मार्क करते हैं आंसर ई, दैट इज नो रिलेशन। मतलब अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं 5 सेकंड के अंदर आंसर मार्क करता ई और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करता। ठीक है, तो यही आपको क्वेश्चन, यही आपको चीजें याद रखनी है, यही ऑब्जर्वेशन आपको लेके आने हैं अपने अंदर। बट विद प्रैक्टिस आएंगे और द अल्फा बैंकर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए द अल्फा बैंकर पे ही कि आपको कहीं और जाना ही ना पड़े। आइए हम इस क्वेश्चन को देखें। तो ये क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 4913 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूँ x क्यूब इज इक्वल टू 4913। बेसिकली अब क्वेश्चन क्या है, अब मुझे फाइंड करना है x क्यूब, किस चीज का क्यूब 4913 आएगा। बट इससे पहले अगर मैं एक और चीज फाइंड करूं तो मैं फाइंड ये करता हूं कि क्यूब का मतलब क्या होता है। अगर मैं 2 का क्यूब फाइंड करूं तो ये क्या होगा, अगर मैं +2 का मुझे क्यूब फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा +2 इंटू +2 इंटू +2। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, आंसर इसका आएगा +8। वहीं में अगर मुझे क्यूब फाइंड करना है -2 का तो मैं क्या करूंगा -2 इंटू -2 इंटू -2। अगर तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं जिनका तीनों का कोफिशिएंट अगर माइनस है तो आंसर कितना आएगा, आंसर भी आएगा माइनस में। यहाँ ये समझाने का क्या मतलब है, ये यहाँ ये समझाने का मतलब ये है कि अगर ये इस क्यूब का आंसर है पॉजिटिव, मतलब ये किसी भी एक पॉजिटिव नंबर के क्यूब के इक्वल। ठीक है, अगर आपको क्यूब याद हो तो 4913 क्यूब होता है 17 का। इसका मतलब मैं x क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, x क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ 17 क्यूब। मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 17 प्लस का 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे का साइन, इसका प्लस का 17 आंसर। वहीं अगर मैं y दूसरी इक्वेशन देखूं तो वो है y स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 0। तो उसको मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट। तो 256 किसका स्क्वायर होता है, 256 स्क्वायर होता है 16। पर जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि जब भी हम स्क्वायर रूट किसी का भी खोलेंगे तो आगे साइन क्या लगाएंगे, आगे दोनों साइन लगाएंगे, दैट इज प्लस और माइनस। आइए अब इनको कंपेयर करके देखते हैं। तो मैं सीधा अगर नॉर्मल कंपैरिजन भी यहाँ पे करके देखूं, मतलब यहाँ पे +17 बड़ा है -16 और +16 दोनों से, तो आपको सीधे पता चल गया कि y इज ग्रेटर देन x। अगर आपको ना समझ आए तो आप वैसे ही वो टेबल बनाइए, फिर से यहाँ पे लिखिए x, यहाँ लिखिए y और सॉल्व करके देखिए तो आंसर आपका आएगा x इज ग्रेटर देन y। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म का x स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया 20। अब हम 20 को ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे कि उनका सम, बिकॉज c का जो कांस्टेंट टर्म का जो आगे का सम साइन है वो है पॉजिटिव, मतलब हम दो चीजों का सम ऐसा लाएंगे कि आंसर आ जाए हमारा 9। तो अगर हम देखें तो 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 20 के फैक्टर्स होते हैं 5 और 4। ठीक है, तो हमको मिल गया 5 + 4 हो गया 9। मतलब हम अगर चाहें तो ये लिख सकते हैं x = 5 और 4। और हमको पता है कि आंसर एक्चुअल रूट्स क्या होते हैं, एक्चुअल रूट्स होते हैं हमारे आंसर का नेगेटिव।
तो हम यहाँ पे साइन कर देंगे रिवर्स, मतलब हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के रूट्स x इज इक्वल टू -5 और -4। वहीं अगर मैं दूसरी इक्वेशन के आंसर सॉल्व करके देखूं तो दूसरी में इक्वेशन में क्या आएंगे, y स्क्वायर दिया है हमें 16, तो यहाँ में स्क्वायर हटा के अगर कर दूं यहाँ पे अंडर रूट, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा +-4। ठीक है, तो हम अब हम वही करेंगे, जहाँ हम लिखते हैं x, यहाँ हम लिखेंगे y, इसको करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ है -5 यहाँ -4 यहाँ लिखेंगे हम +4, यहाँ लिखेंगे -4, यहाँ लिखेंगे +4, यहाँ लिखेंगे माइनस। अब इन दोनों में ऐड देखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बड़ा होगा, -5 और -4 में से क्या बड़ा होता है, -4 बड़ा होता है। नेगेटिव और पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव बड़ा हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पे इक्वल हो गया। इसका मतलब हमको क्या मिला, हमको मिला कि y या तो हमेशा x से बड़ा है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्या ऑप्शन मार्क करेंगे कि यहाँ पे हम ऑप्शन मार्क करेंगे y इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू x। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैंने लिया है स्क्वायर रूट वाला, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपके स्क्वायर रूट की क्वालिटी इक्वेशन से सारा डर खत्म करने का प्लान है द अल्फा बैंकर। आइए देखते हैं इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कांस्टेंट टर्म को और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि आंसर आएगा हमारा 36, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। जो भी स्क्वायर रूट में होता है उसको हम करते हैं स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर हो गया 3। हम 30 जो भी हमारा यहाँ मल्टीप्लिकेशन आया था हम उसको करते हैं उससे डिवाइड, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम 12 को ऐसे डिवाइड करेंगे कि √3 का कोफिशिएंट आ जाए, दैट इज 7। तो 12 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक फैक्टर होता है 4, एक फैक्टर होता है 3। आई होप ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी कि हम इतने फैक्टर जितने इजीली क्यों फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक √3 को मल्टीप्लाई करना है 4 में, दूसरे √3 को मल्टीप्लाई करना है 3 में। इसका मतलब x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ 4√3 और 3√3, और यहाँ पे लगा है माइनस साइन तो हम लगा देंगे आगे माइनस साइन। अब पर हमको फाइनल रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, फाइनल रूट फाइंड करने के लिए हमको इनके साइंस करने होते हैं रिवर्स, मतलब हम यहाँ पे कर देंगे रिवर्स, मतलब नेगेटिव साइंस हो जाएंगे या पॉजिटिव, मतलब x के दो रूट्स यहाँ आ गए, एक आगे 4√3 और दूसरा आगे 3√3। तो वही अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूँ तो यहाँ पे हम वही करेंगे, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे इसके y स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 84। अब हम वही करेंगे √3 का स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर कितना आता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 84 को 3 के साथ, तो 84 को 3 के साथ डिवाइड करके आंसर कितना आता है, ये आ जाएगा 28। अब हमको √28 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि उनका आंसर आ जाए इसका कोफिशिएंट दैट इज 11। 28 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं, एक होता है 7 करेंगे, एक अगर हम 4 करेंगे, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 11। और हम एडिशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का आगे का साइन अगर ये प्लस है तो हम करेंगे ऐड, माइनस है तो करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे हो रहा है प्लस साइन है तो हम यहाँ पे करेंगे, हमको ऐड करके लाना है 11। तो हमारे पास दो रूट्स आ गए, एक आ गया 7 और 4। अब हम क्या करेंगे, एक में हम दोनों रूट्स में मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअली √3 का, मतलब मैं चाहूँ तो यहाँ में लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 7√3 और 4√3, और यहाँ पे हम माइनस साइन तो हम लगा देंगे दोनों के आगे माइनस साइन। अब हमको क्या करना होता है, हमको एक्चुअल रूट फाइंड करने के लिए साइंस को करना होता है रिवर्स, तो हम कर देंगे यहाँ साइंस को रिवर्स। तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, y के दो रूट्स आ गए 7√3 और 4√3। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनका कंपेयर करूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पे देख सकता हूँ तो यहाँ पे √3 कॉमन है, तो यहाँ पे सारे √3 काट देते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे सीधे क्या कंपेयर करना है कि 4 और 7 में क्या बड़ा है, 4 और 7 में बड़ा है 7। वैसे ही 4 और 4 में दोनों इक्वल है। यहाँ पे 3 और 7 में क्या बड़ा है, यहाँ बड़ा है 7, और 3 और 4 में क्या बड़ा है, यहाँ बड़ा है 4। मतलब इसके बाद हमको क्या पता चल गया, इसका मतलब हमको पता चल गया y इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू x। तो आई होप अभी तक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आए होंगे, आपको विद ऑब्जर्वेशंस और विद फार्मूलाज, और इसी के साथ आपको जितने भी हमने शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में अभी तक बात करी वो आपको सब समझ आए हों। तो इसी के साथ आइए चेक करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और यही है उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले के सारे इंस्ट्रक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है IBPS PO 2019। क्वेश्चन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 140। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, और हमको पता है 144 किसका रूट होता है, 144 होता है √12 का, और अंडर रूट खोलने के बाद हम लगाते हैं प्लस माइनस इसके आगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ऑफ 12। वही हम y की बात करें तो दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 1728। ठीक है, और वो है पॉजिटिव, और क्यूब पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये किसी एक पॉजिटिव नंबर का क्यूब होगा। और जैसे कि हमको याद है कि यहाँ पे अगर मैं क्यूब रूट करूँ, मतलब इसकी वैल्यू अगर मैं पावर में डाल दूं 1/3, तो 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का, मतलब 12 का क्यूब क्या होता है 1728। ये चीजें आपको याद भी रखनी है, बिकॉज एग्जामिनेशन में आप इनको फाइंड नहीं करते रहेंगे, आपको ये चीजें डायरेक्टली सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे अपने टेबल ना बनाते हुए कंपैरिजन करने की कोशिश करूँ तो y की वैल्यू है पॉजिटिव 12, वहीं x की वैल्यू है प्लस माइनस ऑफ 12। तो y की वैल्यू पॉजिटिव वाली हमेशा इससे यहाँ तो बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। वहीं अगर मैं y के 12 को इसके -12 से कंपेयर करूँ तो वो बड़ा है y, तो इसका मतलब मैं इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आंसर क्या मार्क करूंगा, इस क्वेश्चन में आंसर मार्क करूंगा y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज x स्क्वायर माइनस 97x प्लस 286 इज इक्वल्स टू 0, और सेकंड इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 29y प्लस 414 इज इक्वल्स टू 0।
ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है IBPS PO 2017। अब अगर ये क्वेश्चन मैं देखूंगा तो ये क्वेश्चन मैं देखते ही बोल सकता हूँ कि x इज ग्रेटर देन y। इस क्वेश्चन का मैं डायरेक्टली आंसर मार्क करूंगा, x इज ग्रेटर देन y। विदाउट एक बार भी पेन उठाए मैं आंसर मार्क कर सकता हूँ इस क्वेश्चन। कैसा? विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को हम आंसर फाइंड करने की कोशिश। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कांस्टेंट टर्म के आगे का साइन चेक करते हैं। तो अगर ये टर्म होता है पॉजिटिव, अगर ये साइन होता है पॉजिटिव, ये जो हमारा कोफिशिएंट होता है ये हम फाइंड करते हैं एडिशन से। अगर ये टर्म यहाँ पे होता है नेगेटिव तो हम आंसर फाइंड करते हैं इसका सब्ट्रैक्ट कर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों इक्वेशंस में लिखा है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म का आगे का साइन क्या है? पॉजिटिव। इसका मतलब हमको ये वाला जो कोफिशिएंट है ये बनाना है ऐड करके। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूं y इज इक्वल x इज इक्वल टू कुछ भी, अगर मैं दो नंबर्स फाइंड करूं, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करूं जिनका आंसर ऐड करके आंसर आ जाए -97, मतलब दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करूंगा तभी तो आंसर आएगा, ऐड करके उनका आंसर आएगा -97। ठीक है, मतलब दो नेगेटिव नंबर्स का आंसर मैं फाइंड करूंगा। अब हमको रूट फाइंड करने के लिए क्या करना होता है? रूट फाइंड करने के लिए हम करते हैं इनके आंसर का रिवर्स, मतलब इनके साइंस कर देते हैं रिवर्स। तो ये हमने साइन कर दिए इनके रिवर्स। वहीं अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं y, दो चीजों का सम ऐसा लाना है जिससे आंसर आ जाए +29। मतलब मैं आंसर कैसे फाइंड करूंगा? दो पॉजिटिव चीजों को ऐड करूंगा अगर मैं, तो आंसर आ जाएगा इनका +29। ठीक है, तो अब मेरा आंसर मतलब दो, हमारे पास दो सोल्यूशन क्या है? पॉजिटिव y के पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं इनके रूट फाइंड करने, इनके करते हैं साइंस रिवर्स। अब हमको ये देखने से, देखिए ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है? ऑब्जर्वेशन देखने से हमको ये समझ आया कि x के जो दो रूट्स हैं, जो फाइनली दो रूट्स बनेंगे वो दोनों आएंगे पॉजिटिव, वहीं जो y के दो रूट्स हैं वो दोनों के दोनों आएंगे नेगेटिव। इसका मतलब x के दोनों पॉजिटिव, y के दोनों नेगेटिव। तो क्या मैं डायरेक्टली आंसर ये देखते ही मार्क नहीं कर सकता y x इज ग्रेटर देन y? इसका मतलब ये क्वेश्चन में मैं, अगर मैं थोड़ा सा भी दिमाग लगा के देखूं, थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन का यूज करूं, तो मैं एक सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन मार्क कर सकता हूं ना, x इज ग्रेटर देन y। तो यही आपको ऑब्जर्वेशन देखते रहना है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है SBI PO 2003, मतलब सबसे लेटेस्ट SBI प्री का क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लेंगे कांस्टेंट टर्म जो कि है 64। अब चेक करेंगे इसके आगे का साइन क्या है। इसके आगे का साइन है पॉजिटिव, मतलब हम दो टर्म को हमको ऐड करके क्या लाना है? दो टर्म को आपको ऐड करके लाना है 16। 64 के दो फैक्टर अगर हम करेंगे तो क्या होंगे? 64 के दो फैक्टर जिनको ऐड करके हमारा 16 आ जाए वो होते हैं 8 और 8। ठीक है, इसका मतलब हमारा इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है? इसका सोल्यूशन हमारा आ रहा है, हमको कैसा लाना है इसका। ठीक है, हमको सोल्यूशन क्या आ रहा है? इसका आगे का हम साइन चेक करेंगे, वो है माइनस, तो हम लगा देंगे दोनों के आगे माइनस। तो फाइनल हमारे रूट्स क्या आ जाए? फाइनल आंसर में क्या करते हैं हम? साइन करेंगे इनके रिवर्स। इसका मतलब x के दो रूट्स क्या आ गए? x के दो रूट आ गए 8 पॉजिटिव का और दूसरा रूट क्या आ गया 8 पॉजिटिव। वहीं अगर मैं दूसरी इक्वेशन की बात करूं तो y स्क्वायर को क्या मैं ये लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64। ठीक है, और अंडर रूट ऑफ 64 क्या होता है? जब भी 64 किसका स्क्वायर है? 64 स्क्वायर है 8 का। ठीक है, और हमारी अभी तक क्या बात हो रही है? जब भी हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे आगे प्लस माइनस दोनों। अब देखिए कंपैरिजन कितना इजी हो गया। x है +8 और +8, y है +8 और -8। इसका मतलब हमको सीधे समझ के आ गया, हमको सीधे समझ आ गया या तो x y से हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा है x स्क्वायर -36x + 324 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है y स्क्वायर -42y + 441 इज इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आया है SBI PO 2017 के प्री में। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम करेंगे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ जो कि 1 है, तो ये आंसर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म की, जैसे दैट इज 324। अब हम चेक करेंगे इसका साइन क्या है। इसका साइन है पॉजिटिव। हमको ऐसे दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिनका हमारा एडिशन आ जाए 36। और अगर हमको याद हो तो 324 के दो फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर हम करें तो 324 इज द स्क्वायर ऑफ 18। 18 + 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 + 18 आ जाएगा 36। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे -36। हमको मतलब क्या ऐड करना? हमको करना पड़ेगा -18 और -18 दोनों को ऐड। फाइनल रूट्स कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल रूट फाइंड करते हैं इनके आंसर को रिवर्स करके इनके सॉल्यूशन को। मतलब x के आंसर क्या आ गया? x के दो रूट आ गए, दोनों आ गए प्लस के 18। वही अगर हम दूसरी इक्वेशन में बात करें तो दूसरी इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई y स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ जो कि 1 है, तो आंसर आ जाएगा कांस्टेंट टर्म। अब हम चेक करेंगे इसके आगे का साइन क्या है, वो है पॉजिटिव। इसका मतलब हमको दो ऐसे टर्म फाइंड करने हैं जिनका एडिशन आ जाए हमारा 42। 42 कैसे आएगा? हमको याद हो तो 441 किसका स्क्वायर होता है? 441 स्क्वायर होता है 21 और 21 + 21 कितना होता है? 42। हमको दो टर्म को ऐड करके क्या लाना है? हमको दो टर्म को ऐड करके लाना है -42। मतलब हमको क्या ऐड करने पड़ेंगे? हमको ऐड करने पड़ेंगे -21 और -21। ठीक है, -21 और -21 को ऐड करके 42 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइनल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इनका साइन को रिवर्स करके। हम रिवर्स करेंगे इनके साइन, मतलब y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y के दो रूट्स आ जाएंगे, दोनों होंगे +21 और x के दोनों रूट्स क्या थे? +18। तो मतलब y के दोनों रूट्स x के दोनों रूट से बड़े हैं, इसका मतलब आंसर क्या है? आंसर हो गया y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सी गाइस, ये वाला क्वेश्चन आ चुका है SBI PO 2018 के प्री में
और इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारे ऑलरेडी कर चुके हैं, पर ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक करा है, जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि इस टाइप के क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25, तो क्या मैं एक्स को लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 स्क्वायर होता है 5 का। और अभी तक हमने क्या बात करी है कि जब भी हम स्क्वायर रूट खोलेंगे तो आगे क्या लगाएंगे, आगे लगाते हैं हमेशा प्लस और माइनस दोनों। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ऑफ 5। अगर हम दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें तो दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी है वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो अगर मैं 1 को इधर इस साइड ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। और अगर मैं इसको अंडर रूट करूं तो ये क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 स्क्वायर होता है 3 का। तो 9 लगाया मैंने लिखा 3, और अंडर रूट हटाने में क्या लगाना होता है, अंडर रूट हटाने पे हमको लगाना होता है प्लस माइनस दोनों। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3। हमारे पास सोल्यूशन आ गया, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, दोनों आ रहे हैं हमारे पास सोल्यूशन। x में भी है प्लस और माइनस, y में भी है प्लस और माइनस। जब भी ऐसे हमको सोल्यूशन मिलेंगे तो हम डायरेक्टली क्या आंसर मार्क करेंगे, हम आंसर मार्क करेंगे ऑप्शन ई, जो कि होता है नो रिलेशन। हे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के थ्रू आपने क्वालिटी क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। सो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस और बनाता रहूं, देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको चैनल पर मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। आगे बढ़ते हुए हम वो जो सीरीज में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे कवर करेंगे। हम द अल्फा बैंकर अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस इन टाइम और जल्दी से जल्दी कवर हो सके, इस तरीके से कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाए कम से कम टाइम में। और द अल्फा बैंकर में हम जानते हैं कि बैंकिंग प्रिपरेशन की असलियत क्या है, क्या कौन से टॉपिक्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और किनको हम कर सकते हैं निग्लेक्ट, तो उसी को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। टिल देन, माय नेम इज चिराग चोपड़ा, साइनिंग ऑफ, टेक केयर।